ओके हाय गाइस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चालू कर रहे हैं। देखो यार, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है अपना क्लास 11th का, उसके दो हिस्से हैं। एक तो है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है नॉर्मल, और एक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स। दो पार्ट में डिवाइडेड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो नॉर्मल वाला चैप्टर है और जो एडजस्टमेंट्स वाला चैप्टर है, उनमें फर्क एक तो एडजस्टमेंट्स का है, दूसरा फर्क यह आता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट्स के बारे में जो अपन बात कर रहे हैं, जो कि चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर मतलब जो फर्स्ट चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, चैप्टर नंबर 18, जो कुछ बुक्स में चैप्टर 18 है, कुछ बुक्स में 17 है चैप्टर। तो हम जो बात कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में विदाउट एडजस्टमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, और एक हम बात करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले चालू करेंगे, लिखेंगे इसके बारे में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट्स के बारे में। अब देखिए, विदाउट एडजस्टमेंट्स के बारे में जरा बात करते हैं। तो विदाउट एडजस्टमेंट की बात करो चाहे विद एडजस्टमेंट्स की बात करो, किसी भी तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करो, हम लोग यहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर तीन अलग अलग तरीके के अकाउंट्स बनाने वाले हैं। मतलब यहां पे जो स्टेटमेंट्स बनेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे, सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं उसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो होता क्या है, क्लास 11th की अकाउंटेंसी आपने चालू करी बेटा। क्लास 11th की जो आपने अकाउंटेंसी चालू करी है, उस अकाउंटेंसी के अंदर, क्लास 11th की अकाउंटेंसी के अंदर आपने क्या क्या पढ़ा? आपने पढ़ा क्लास 11th की अकाउंटेंसी के अंदर, स्टार्ट किया अपन ने सबसे पहले, ठीक है, थ्योरी पढ़ने के बाद जर्नल पढ़ी अपन ने। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जर्नल। दूसरा पढ़ा अपन ने लेजर। तीसरा पढ़ा अपन ने ट्रायल बैलेंस। फिर अपन ने पढ़े हैं इसके अलावा, ठीक है, सब्सिडियरी बुक्स। फिर इसमें अपन ने पढ़ा कैश बुक। फिर अपन ने पढ़ा बीआरएस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, और फिर अपन ने पढ़ा डेप्रिसिएशन। ये सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करने के अलावा, इनके अलावा थियरी चैप्टर्स भी होते हैं, ठीक है, कई सारे थियरी चैप्टर्स भी थे, और थियरी चैप्टर्स के अलावा एक प्रैक्टिकल चैप्टर और था, ठीक है, जिसका नाम था अकाउंटिंग इक्वेशन। उन सबको कंप्लीट करने के बाद हम लोग एक्चुअली जो कंप्लीट करते हैं ना, अब आप इसका एक क्रोनोलॉजी समझो। देखो, जर्नल आपने करा, लेजर आपने करा, ट्रायल बैलेंस आपने करा, सब्सिडियरी बुक्स किसके अगेंस्ट बनती है? जर्नल के अगेंस्ट बनती है, ठीक है। कैश बुक बेसिकली किसके साथ बनती है? लेजर के साथ भी बन सकती है, और एज अ जर्नल को रिप्लेस भी कर सकती है। बीआरएस एक कोई प्रॉपर अकाउंट्स नहीं है, ये जस्ट एक चेक करने का स्टेटमेंट, एक ऐसा तरीका जिससे हम चेक करें कि हमने कोई गड़बड़ तो नहीं करी है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स जो होता है, वो एक ऐसा चैप्टर होता है जो एरर्स को रेक्टिफाई करता है, जो कि बेस्ड होता है जर्नल पे। और डेप्रिसिएशन एक ऐसा चैप्टर है जो कि लेजर पे बेस्ड है। यानी कि इन शॉर्ट, आपके जो अकाउंट्स होते हैं, आपकी जो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है, उसके अंदर जेन्युइनली अगर समझा जाए तो जर्नल और दूसरा होता है लेजर। जर्नल और लेजर, ये दो मेन ऐसी बातें होती है जो अगर आपको आती है तो आपको सब कुछ आता है, और अगर आपको जर्नल और लेजर ना आए तो आपको कुछ भी ना आए। यही दो मेन अगर देखा जाए तो पूरे इंटायर अकाउंटेंसी का बेस यही, और कुछ नहीं है भाई अकाउंटेंसी का बेस, जर्नल और लेजर। मतलब सब कुछ देख लो, जर्नल तो जर्नल है ही, लेजर तो लेजर है ही, ट्रायल बैलेंस है, ठीक है, जो बैलेंसेस लेजर से निकाले वही लिखे अपन ने, नहीं तो ट्रायल बैलेंस भी नहीं बन सकता। सब्सिडियरी बुक्स जर्नल के रिप्लेसमेंट में होता है, ठीक है। कैश बुक, ठीक है, आपको पता है लेजर जैसा ही होता ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बीआरएस एक अलग से स्टेटमेंट बना रहे हैं अपन यहाँ पे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जर्नल, डेप्रिसिएशन जर्नल। एक चैप्टर होता है जिसको अपन कहते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो आपके सीबीएसई ने कोर्स से हटा दिया है, बट अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज देखा जाए तो वो भी भाई कुछ नहीं होता, वो भी जर्नल ही होता है। तो आपको पता लगे कि अकाउंटेंसी में कुछ और है ही नहीं, जर्नल या लेजर पे ही कहानी चल रही है। अच्छा, ये डेप्रिसिएशन से फिर लेजर का पार्ट है, तो इसको अलग से क्यों पढ़ाया गया? क्योंकि ये थोड़ा स्पेसिफिक लेजर का पार्ट है। आप समझो, ये अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक है लेजर का कि उसको लेजर के साथ ना डाल के हमने अलग से दे दिया। भाई मैं लेजर के अंदर डालता, ठीक है, अननेसेसरी इतना ज्यादा वो चीज क्रिएट होती है, उससे बेटर है कि मैंने उसको अलग से दे दिया। तो यहां पे डेप्रिसिएशन जो है ना, ठीक है, वो अपने आप में लेजर का पार्ट है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आपको बाद में इसलिए कराया जाता है ताकि आप जर्नल की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सको, आप चीजें समझ सको, आप लेजर को समझ सको। अगर आपको यही नहीं पता होगा तो आप यहां पे पहुंच ही नहीं सकते। इसलिए सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में ये सारी चीजें करवाई जाती है।
वंस यू आर डन विद ऑल दीज चैप्टर्स, तो इन सबकी नॉलेज गेन करके आगे बढ़ा जाता है। और इन सबकी नॉलेज के बिना आप फाइनल चैप्टर्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर या फाइनल अकाउंट्स के ऊपर नहीं आ सकते। फाइनल अकाउंट्स बोलते हैं इस चैप्टर को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल सकते हैं इस चैप्टर को, दोनों में से जो नाम आपको अच्छा लगे वो बोल सकते हो, एनुअल अकाउंट्स भी बोल सकते हो। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है उसमें क्या काम आएगा? एक्चुअली उसमें काम आने के लिए लगता है कंप्लीट नॉलेज। इस चैप्टर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में यहां जो भी आपने नॉलेज कलेक्ट करी है उन सबकी, ठीक है, कंप्लीट नॉलेज के साथ में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चालू करते हैं। और उसके अलावा भी कई सारी चीजें होती है, मतलब कहीं ना कोई चैप्टर की एप्लीकेबिलिटी आ ही जाती है, कुछ जर्नल से रिलेटेड, कुछ जीएसटी से रिलेटेड, कुछ लेजर से रिलेटेड। और मैं आपको बता देता हूं ट्रायल बैलेंस तो इस क्वेश्चन में दे रखा होता है। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक पहुंचने की जो जर्नी होती है ना, वो कुछ ऐसी होती है कि सबसे पहले होता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। आप लोगों को थ्योरी पढ़ाया गया था जब स्टार्टिंग में, तो आप लोग को मैंने बताया था रिकॉर्डिंग करना ट्रांजैक्शंस की सबसे पहले, ठीक है। उस रिकॉर्डिंग से पहले अपन आइडेंटिफिकेशन करते हैं, ट्रांजैक्शंस ऑफ फाइनेंशियल नेचर, जो कि फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शंस है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्डिंग होती है जर्नल के अंदर, उसकी जर्नल के अंदर रिकॉर्डिंग होती है। फिर हम उसे क्लासिफाई करते हैं, फिर हम उसे क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। तो बेटा क्लासिफिकेशन होता है उसके अंदर, उसका लेजर के अंदर उसका क्लासिफिकेशन होता है। फिर आपने देखा होगा समराइजिंग, उसकी समरी बनाई जाती है। तो उसकी जो समराइजिंग होती है, उसकी जो समरी बनाई जाती है वो बनाई जाती है ट्रायल बैलेंस के अंदर, ठीक है। ये सब होता है ट्रायल बैलेंस के अंदर। और फिर उसको समराइज करके प्रेजेंट कर दिया जाता है। तो उसकी समराइजेशन करके जो प्रेजेंटेशन करी जाती है उसके अंदर आता है ट्रायल बैलेंस, ठीक है। फिर आते हैं उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के उसे प्रेजेंट करते हैं। अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं उसके अंदर मेनली 3 चीजें आती हैं। एक आता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपने मेरे मुंह से कई बार ये वर्ड सुना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्पेशली जो डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर है, मैंने उसमें बताया था कि अगर फायदा हो जाता है तो पीएनएल लिखते हैं, 2 पीएनएल लिख के ब्रैकेट में लिख देते हैं प्रॉफिट, और नुकसान हो जाता है तो 2 पीएनएल लिख के ब्रैकेट में लिख देते हैं लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, पीएनएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फायदा है नुकसान का अकाउंट। और तीसरी बनती है बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट का इंट्रोडक्शन शुरुआत में हो गया था वैसे तो एक बारी के लिए, जब अपन ने अकाउंटिंग इक्वेशन बनाई थी, तो अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर बैलेंस शीट का अपन ने थोड़ा सा जिक्र किया था। अब ये सब किसके बेसिस पे बनता है? ये सब जब हम बनाएंगे तो ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे बनाएंगे। और आपको सबको पता है कि ट्रायल बैलेंस तो तब बनेगा ना जब लेजर के क्लोजिंग बैलेंसेस आते हैं, और लेजर तो तब बनेगा ना जब जर्नल या फिर सब्सिडियरी बुक्स बनती है। तो जर्नल या सब्सिडियरी बुक्स बना के हम लेजर बनाते हैं, लेजर की फाइनल इंफॉर्मेशन निकालते हैं, और लेजर की इंफॉर्मेशन हम ट्रायल बैलेंस में डालते हैं, और ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ट्रेडिंग पीएनएल, बैलेंस शीट तैयार किया जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट में क्या आता है? तो जिसको ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट अच्छे से आ जाती है ना, उसके लिए चैप्टर बहुत ज्यादा आसान है। इस चैप्टर में फिर आपको ज्यादा तकलीफ आएगी नहीं, क्योंकि फिर इस चैप्टर के अंदर सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग लॉस और बाकी तो ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट ही रह जाता है, और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर के अंदर। तो ये चैप्टर आपके लिए कंपैरेटिवली काफी इजी होता है। मैं आपको एक बात बताता हूं, मुझे अकाउंटेंसी कब पसंद आई थी। क्लास 11th के अंदर जब मैंने ये चैप्टर चालू किया था ना, आई स्टार्टेड लविंग अकाउंटेंसी। मतलब इस चैप्टर से पहले अकाउंटेंसी वाज जस्ट एन सब्जेक्ट फॉर मी, वो जस्ट अ सब्जेक्ट फॉर मी, नॉर्मल सब्जेक्ट था मेरे लिए एक, ठीक है। जैसे बाकी के सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, अकाउंटेंसी मेरे लिए वैसे ही सब्जेक्ट हुआ करता था। बट वंस दिस चैप्टर गॉट स्टार्टेड, और जैसे ये चैप्टर स्टार्ट हुआ, इसके फुल स्विंग में आए हम लोग, तब मेरे को अकाउंटेंसी इतनी ज्यादा पसंद आने लग गई, बहुत, मतलब सबसे ज्यादा मेरे को अकाउंटेंसी तभी पसंद आई। और उस पसंद आने के बाद मैंने अकाउंटेंसी के पुराने हर चीज के कॉन्सेप्ट को, मेरा मतलब इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग के बाद मेरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, और पुराने चैप्टर्स में मैंने धमाधम रिवाइज कर लिए। मतलब अगर ये चैप्टर ना होता तो शायद अकाउंटेंसी को मैं इतना ज्यादा पसंद नहीं करता कभी भी। तो ये एक ऐसा चैप्टर है विच यू गोना लव, विच एवरीबॉडी गोना लव, क्योंकि यही है वो जीवन का सार।
जो आप अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं उसका सार कुछ और नहीं यही है, तो आपको ये तो समझना पड़ेगा। और जिसको ये चैप्टर समझ आ जाता है, क्लास 12th की अकाउंटेंसी आई एम टेलिंग यू 50% पूरी हो जाती है उसके लिए। सो इतनी पूरी हो जाएगी, एक्चुअली इतनी पूरी नहीं होगी, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि क्लास 12th की 50% अकाउंटेंसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के इधर उधर ही चलती है। बस अभी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ रहे हो एक इंडिविजुअल के, क्लास 12th के अंदर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ते हो पहले पार्टनरशिप के, फिर कंपनी के। तो भाई कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट और पार्टनरशिप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहीं ना कहीं तो इंडिविजुअल जैसे कनेक्टेड होंगे ना। ऐसा थोड़ी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिन रात ही बदल जाएगा, सब कुछ वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, एकदम ही सब कुछ चेंज हो गया, ऐसा नहीं होता भाई। यहाँ पे कुछ तो सिमिलैरिटीज रहती है। जैसे पार्टनरशिप है, तो पार्टनरशिप में पीएनएल की जगह पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, बैलेंस शीट तो बनेगी ही बनेगी, तो लो बैलेंस शीट सेम आ गई। ठीक है, पार्टनरशिप के अंदर आप मान के चलो चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 पार्टनरशिप के सब जगह बैलेंस शीट है। तो अगर आपको ये चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यहां पे अच्छे से आता है तो वहां तो आपकी हेल्प करेगा ही करेगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्ट सेम कट कॉपी पेस्ट नहीं, बस सिमिलैरिटीज तो रहेगी ना भाई। यहां पे अगर एसेट है क्लास 11th में, तो क्लास 12th में भी वो एसेट ही रहेगी ना। क्लास 11th में अगर लायबिलिटी है कैपिटल है, तो क्लास 12th में भी वो लायबिलिटी है कैपिटल ही रहेगी। अच्छा, अब जब कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी में वो कैपिटल का नाम बदल के इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाता है, वो शेयर्स बन जाते हैं। कैपिटल तो कैपिटल ही रहती है, बस कैपिटल का नाम बदल के शेयर कैपिटल बन जाता है। लायबिलिटी को, ठीक है, हम यहाँ पे लोन बोलते हैं तो वो भी लोन ही बोलते हैं। हम यहाँ पे लायबिलिटीज, बस कंपनी के अंदर थोड़ी सी चीजें बदल जाती है। जैसे कंपनी में हम लोग यहाँ पे फिक्स्ड एसेट बोल देते हैं, हम लोग वर्ड यूज कर देते हैं फिक्स्ड एसेट, कंपनी के अंदर उसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बोला जाता है। तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं। हम यहाँ पे कैश बोलते हैं तो कंपनी उसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोलती है। तो बस ज्यादा फर्क नहीं है। मतलब अपने लिए ये चैप्टर के अंडरस्टैंडिंग के साथ में अपन पिछले चैप्टर्स की अंडरस्टैंडिंग भी ले लेते हैं, और इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग के साथ में 12th भी अपने लिए इजी होने लग जाता है। तो ये एक वो रूट है जो अपने लिए पुराना सब कुछ इजी करेगा और अपने लिए आगे की समरी भी तैयार करेगा, आगे का भी बेस तैयार करेगा। तो इट इज दैट वेरी चैप्टर। ठीक है, कुछ ऐसे चैप्टर्स थे जैसे कि सिंगल एंट्री, वो अपने कोर्स में नहीं है। ठीक है, वो हटा दिया। एनपीओ क्लास कभी 11th में आता था, कभी 12th में आता था। हमेशा ना एनपीओ ने ना धक्के खाए हैं जगह जगह के। एनपीओ एक चैप्टर है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्लास 11th में जो अपन ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ रहे हैं इससे बहुत ज्यादा सिमिलर है। ठीक है, बहुत ज्यादा सिमिलर, बट वो धक्के खाता रहता है। कभी 12th में, फिर उसे कभी वहां से रैकेट से मार्केट, कभी 11th में डाल देंगे। इस बार तो वो आउट ऑफ दी, ठीक है, कोर्ट हो गया। मतलब ना 11th में ना 12th में, सीबीएसई ने उसे 12th से भी हटा दिया। ठीक है, ये चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी है और कनेक्टिविटी मैंने बताई दी है कि कैसे ये इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में सबसे पहला जो अकाउंट बनता है ना, उसको अपन कहते हैं ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। अब देखिए, सबसे पहले शुरुआत जो मैं करूंगा वो ट्रेडिंग अकाउंट से करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी गोना अंडरस्टैंड द ट्रेडिंग अकाउंट, देन वी गोना अंडरस्टैंड द पीएनएल अकाउंट, एंड फाइनली वी गोना अंडरस्टैंड द बैलेंस शीट। अब देखिए, यहां पे ना कोई डेट नहीं आती है। अगर आपके दिमाग में आ रहा है सर ये तो लेजर अकाउंट हो गया, लेजर का तो फॉर्मेट सर आप ही ने पढ़ाया था, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। बेटे मैंने ही पढ़ाया था, ये मैं ही बता रहा हूं आपको कि लेजर जो बनता है ना नॉर्मली, उसमें डेट का रेलेवेंस होता है। बट बेटा इस चैप्टर का नाम एक बार वापस रिपीट करो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या एनुअल अकाउंट्स जो हैं ये एनुअली बनते हैं। एनुअली मतलब 31 मार्च के बाद, 31 मार्च तक आपने क्या किया तब बनते हैं। तो यहां पे डेट क्या लिखोगे? 31 मार्च। क्या लिखोगे डेट? क्या जरूरत है डेट लिखने की? तो आपने लेजर में जो कुछ भी करा है ना पूरे साल भर में, यहां पे उसका टोटल बैलेंस उठ के आता है 31 मार्च का। तो जो भी आपने पूरे साल भर में किया है उसका फाइनल बैलेंस उठ के इसमें आता है। अब जैसे सैलरी है, आपके पास 20 एम्प्लॉय काम करते हैं, 20 एम्प्लॉयज को आपने लेट से पूरे साल भर सैलरी दी है। 20 मल्टीप्लाइड बाय 12, 240 बार सैलरी दे दी। तो लेजर आपने जर्नल में 240 एंट्री पास करी है इसके लिए। लेजर में आपने सैलरी के नाम पे, ठीक है, 240 बार आपने जो सैलरी दी है, तो 240 आपने उसमें लेजर में पोस्टिंग करी होगी। मगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते टाइम पे आप उसे एक बार लिखोगे भाई, 2 सैलरीज, खत्म बात।
तो ये क्या है, आपके इतने टाइम की करी हुई मेहनत की समरी। क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी पर्सन जो आपकी कंपनी में इंटरेस्टेड है, इन्वेस्ट करना चाहता है, वो क्या करेगा इंडिविजुअल आइटम्स को जान के? मेरे को एक बात समझाओ, छोटा सा एग्जांपल। शार्क टैंक इंडिया तो आप लोगों ने सबने देखा है। अभी शार्क टैंक इंडिया में आप गए, आपकी इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप बढ़िया काम कर रही है, आप गए वहां पे, ठीक है, बोलता है कि सामने बैठा है शार्क, बोलता है कि चलो बताओ, ठीक है, कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में कुछ पूछा उसने, लेट से उसने पूछा कि चलो बताओ सेल्स कितनी आई। आप क्या बोलोगे? सर सेल्स के ना जर्नल में सर 650 एंट्रीज है सेल्स की, ठीक है, टोटल नहीं करा मैंने। बोलेगा भाई वो गेट दिख रहा है तेरे को? बोले अभी निकल जा, अभी के अभी निकल जा। गाली सुन के निकलेगा तो उससे पहले प्यार से निकल जा, ठीक है। अश्नीर ग्रोवर होता तो इतनी देर में रुकता भी नहीं, वो तो बोल भी देता, ठीक है। बाकी लोग थे तो फिर भी प्यार से समझा के भेज देंगे, क्यों? मेरे को क्या मतलब है, तू क्या टोटल करने बैठेगा 650 एंट्री? सर 2 मिनट दे दो सर, मेरी कैलकुलेशन बहुत फास्ट है सर, 1 सेकंड से कैलकुलेटर। अरे तो भाई मेरे को नहीं मतलब है। बैंक के पास आप गए, वो यार लोन वोन चाहिए, तो बैंक बोलेगा लाई सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट दीजिए। अरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगते हैं, ये जो आपके जितने भी यूजर्स होते हैं ना, ये यूजर्स ऑफ अकाउंटेंसी नहीं होते, आपके अकाउंटिंग के यूजर्स नहीं होते, आपके अकाउंट्स के यूजर्स नहीं होते, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर्स होते हैं। मैनेजमेंट, ओनर्स, इनको, इन सबको इस चीज से मतलब है, फाइनल डेटा से मतलब है कि मेरे को फाइनल डेटा बता भाई तू, मैं क्या करूंगा इंडिविजुअल डेटा जान के? मेरे को यही काम थोड़ी रह गया, मेरे को रिपोर्ट्स चाहिए, फाइनल रिपोर्ट्स चाहिए। इनकम टैक्स अथॉरिटीज को बता रहे यार इस बार तो अपन ने 800 आइटम्स बेचे। इनकम टैक्स बोल रहे हैं सुन रे बाबा, अपने को इससे कोई मतलब नहीं है, तो आखिरी ये बता तेरे को प्रॉफिट कितना हुआ? वो प्रॉफिट मेरे को 12 लाख का हुआ, तो 12 लाख पे तेरा कंपनी है, तेरा बनता है 30% का लाभ भाई, ठीक है। 12 लाख के हिसाब से तेरा 3,60,000 का टैक्स दे दे, खत्म बात। क्यों फालतू की माथाफोड़ी करनी है तेरे को? अरे तेरे अकाउंट्स तू जाने, तेरे अकाउंट्स तू जाने। अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द फेस ऑफ द कंपनी, तुम्हारा चेहरा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तुम बहुत सुंदर दिखते हो, तुम बहुत अच्छे दिखते हो, तुम बहुत स्मार्ट दिखते हो, तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत अच्छे। तुम बेकार दिखते हो, तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेकार है। योर बॉडी इज कुड बी अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इनर एंड आउटर साइड ऑफ द बॉडी। भाई अपना इनर एंड आउटर साइड को, अपना बॉडी का जो फ्रंट है वो रिप्रेजेंट कर सकता है। जैसे कि एग्जांपल देके समझाता हूं, है ना, एक इंसान बहुत ज्यादा बीमार है, तो बीमार आदमी से मिलोगे तो कैसा लगेगा? सामने वाला हाँ मैं ठीक हूं, हाँ भाई हाँ ऐसा करता देखेगा, मतलब सामने वाले के ऊपर क्या इंप्रेशन लगा कि अंदर से ये वीक है, इसकी तबीयत ज्यादा ठीक नहीं है। वहीं पे आप किसी से मिलते हो, हाय क्या हालचाल, तो अंदर से सब ऐसा लगेगा हाँ सब बढ़िया है। आप समझ रहे हो? मतलब अंदर की सारी चीजें जब ठीक है तो चेहरे पे दिख जाती है। यही होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट भाई, इट्स फेस ऑफ द कंपनी। आपको क्या मतलब है कंपनी के अंदर 1 लाख ट्रांजैक्शंस हुए, 50 लाख, अरे कहां से देखोगे? तुम बावले हो जाओगे भाई, तुम भूल जाओ ये सब चीजें, ये सब जिंदगी में नहीं हो सकता। रिलायंस जैसी कंपनी के अंदर, छोड़ो सारी बातें, रिलायंस फ्रेश का तो नाम सुना ही है। रिलायंस फ्रेश, अगर अपन रिलायंस को बोलते हैं कि सर आप सारी चीजें छोड़ो, आप तो रिलायंस फ्रेश के अकाउंट्स दे दो हमें, और तुम्हारा घर भर जाएगा रिलायंस फ्रेश के अकाउंट्स की जर्नल संभालते हुए। तुम्हारा जर्नल के अंदर घर भर जाए, इतनी जर्नल होगी अकेले रिलायंस फ्रेश की। तो वो तो अकाउंट्स पूरे, वो अकाउंट्स थोड़ी कोई शीट में मेंटेन करेंगे, वो थोड़ी बनाएंगे, एक एक जर्नल लिखने बैठेंगे। देखा है कभी आपने? अरे वहां पे आप जाते हो, काउंटर पे जाते हो, काउंटर पे फटाफट टिक 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 टिक, सर आपका बिल हो रहा है 2,000 रुपए, ये लो पेटीएम, पेटीएम पे सर कोड आएगा, कोड बताए, टिक, ठीक है लो सर पेमेंट हो गया, खत्म, निकल भाई। वहां पे ऐसे थोड़ी करने बैठते हैं। हाँ ठीक है, सेल्स, सर कैश दे रहे हो ना? हाँ कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है। बीइंग कौन से बर्बन के 4 बिस्किट्स बेचे, ये इसके बेचे, ऐसे थोड़ी करने बैठेंगे भाई। हाँ एक दिन में एक एक कॉपियां भरते जा रहे हो, ऐसे नहीं होता भाई। और दिवाली वाले टाइम पे एम्प्लॉइज, 40 एम्प्लॉइज तो उन्होंने से बैठा रखे जर्नल पास करने के लिए, ऐसे तो नहीं होगा ना। सब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स काम करते हैं, वहां पे उनके पास प्रॉपर तरीके के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो उन्होंने करोड़ों रुपए लगा के डिजाइन करवा रखे हैं, जो उनके लिए सारा काम करके रखते हैं, कंप्लीट करके रखते हैं। करोड़ों रुपए के सॉफ्टवेयर बनते हैं बेटा। ये जैसे आप लोगों ने अगर नाम सुनाओ, क्या नाम है इसका, कौन सा हैंडलूम सा, एक नेशनल हैंडलूम, अगर आपने नाम सुनाओ,
1 करोड़ रुपए का सैप खरीदा उन्होंने, 1 करोड़ रुपए का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जैसे टैली, बिजी, ओरेकल, सैप, ये सब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। अरे हम लोग का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नॉर्मल टैली यूज करता हूं मैं, 40-45 हजार का वो पड़ जाता है, 40-45 हजार का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो आपको समझना पड़ेगा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना, ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करते हैं कि कैसी कंपनी है, किस टाइप की कंपनी है, टोटली सारी चीजें उस पर डिपेंड करती है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऐसा थोड़ी होता है, रिलायंस जैसी कंपनी टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, इन सब तरीके की कंपनी से बनवाती है अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके, तब जाके इनके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बाद फिर इनकी करोड़ों एंट्रीज, अरबों एंट्रीज एक साथ इकट्ठी होती है। उसके बाद जब इनके सारे के सारे ट्रांजैक्शंस एक साथ निकल के आते हैं तो सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आते हैं। आज आप बोलो कौन सी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने, बिना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखे मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता ही नहीं हूं बिल्कुल भी। अगर मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ प्योरली उसके फाइनेंशियल्स देख के इन्वेस्ट करता हूं। अदरवाइज आई नेवर इन्वेस्ट इन एनी कंपनी जिसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वीक हैं, मैं कभी इन्वेस्ट नहीं करता। अगर मैं आपको एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बताऊं, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट पे आएंगे, बट उससे पहले एक बेटर है कि एक बार आप प्रैक्टिकली देखो कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे से होते हैं, किस तरीके के नजर आते हैं। अब एक काम करते हैं, ठीक है, अपन लेते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डीमार्ट के ले लेते हैं। डीमार्ट तो ठीक है, डीमार्ट तो सबने सुना है, ठीक है, डीमार्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब देखिए डीमार्ट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ गए, ये डीमार्ट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। डीमार्ट कंपनी का जो नाम है, एक्चुअल नेम है, वो है एवेन्यू सुपरमार्ट। एवेन्यूज सुपरमार्ट, आर के धमानी, राधा कृष्णन धमानी की कंपनी है। आर के धमानी, राधा कृष्णन धमानी की जो कंपनी है एवेन्यूज सुपरमार्ट्स लिमिटेड, इसका 4,500 के आसपास का एक शेयर चल रहा है। 4,500, अभी 4,000 के आसपास का हो गया, इसका शेयर गिर गया 4,191, ठीक है, 4,500 के आसपास का एक शेयर रहता है इसका। मैक्सिमम इसका शेयर जाके आया है 5,900 और अभी इसका शेयर गिरा हुआ है थोड़ा सा। ये शेयर बढ़ेगा क्योंकि कंपनी की सेल्स वगैरह में कोई कमी नहीं रहती है। अब कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं थोड़े से। अब कंपनी के फाइनेंशियल्स देखें तो ये कंपनी की क्या है, कैपिटल 647 करोड़ की कैपिटल है कंपनी की, ठीक है। कंपनी के रिजर्व्स कितने हैं, कंपनी के प्रॉफिट्स कितने हैं, 13,276 करोड़ के, ठीक है। अभी आप लोग को ना कुछ चीजें समझ नहीं आएगी, हालांकि मैंने आपको पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्लासेस इसलिए दी थी, शेयर मार्केट वाली क्लास इसलिए दी थी ताकि ये चीज आपको थोड़ी समझ आ सके। अगर आप ये देखो कंपनी की लंबी जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है, सिर्फ 320 करोड़ की लाइबिलिटी है कंपनी की। आप सोचो कंपनी की जो टोटल लाइबिलिटी सिर्फ 320 करोड़ की, ठीक है। और कंपनी के जो करंट लाइबिलिटीज होती है ना, करंट लाइबिलिटीज स्टॉक वगैरह की, जो क्रेडिटर्स वगैरह की, वो सिर्फ 531 करोड़ की, बहुत कम है। कंपनी के एसेट्स देखो, टेंजिबल एसेट्स जिसको अपन टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, फिक्स्ड एसेट्स जिसको अपन बोलते हैं, बैलेंस शीट है कंपनी की, है ना, 8,723 करोड़ के। आप सोचो कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस का मतलब जो कंपनी की बिल्डिंगें बन रही है वो 1,000 करोड़ की बिल्डिंगें बन रही है। और कंपनी के अलावा कंपनी के सोचो कंपनी का स्टॉक जो आप देखते हो ना दुकानों पे, इसके पास स्टॉक पड़ा रहता है बहुत सारा। डीमार्ट आप जाते हो तो डीमार्ट पे अपन जो सामान खरीदते हैं वो उसकी कीमत कितनी है, उसकी कीमत है 2,586 करोड़, मतलब 2,500, 2,600 करोड़ का स्टॉक रखा हुआ है कंपनी के पास। कंपनी के पास 230 करोड़ के डेटर्स हैं और 284 करोड़ का कंपनी के पास कैश है। तो अब आप देखो कंपनी के फाइनेंशियल्स देख के समझ आ जाता है कि कितनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है कि कंपनी के पास सिर्फ कितने की उधारी है कंपनी की, सिर्फ, ठीक है, गिरा 320 करोड़ की, ठीक है। बैंक से सिर्फ 320 करोड़ की लॉन्ग टर्म उधारी है कंपनी की, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स तो है ही नहीं भाई, मतलब कंपनी ने कोई उधारी नहीं ले रखी, खुद का पैसा। अब आप बताओ कंपनी की पोजीशन स्ट्रांग हुई कि नहीं हुई भाई। जिस कंपनी ने खुद का पैसा लगा रखा है उस कंपनी की पोजीशन तो बहुत स्ट्रांग होती ही होती है, ठीक है भाई। जिस कंपनी ने उधारी ले रखी है उसको तो ठीक है अपन मानते हैं कि वीक हो सकती है, ठीक है, बट जिस कंपनी का खुद का पैसा है उस कंपनी की तो कितनी स्ट्रांग पोजीशन होती है। अब आप सोचो सब कुछ आपके सामने है। अब ये तो हो गया कंपनी का बैलेंस शीट वगैरह, ठीक है, ये मैंने आपको कंपनी की बैलेंस शीट दिखाई। अब आपकी बैलेंस शीट और कंपनी की, नॉर्मल कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है ना, देखिए वो थोड़ी सी अलग होती है, ठीक है। तो अभी अपने को है ना ये चीज थोड़ा सा, इस पे थोड़ा सा इतना फोकस नहीं करना कि सर ये आइटम्स कौन कौन से हैं,
हमें थोड़े समझ नहीं आ रहे। मैं सिर्फ आपको एक रेलेवेंस दिखा रहा हूं उसका, किसका क्या रेलेवेंस होता है। ये कंपनी का पीएनएल अकाउंट है, पीएनएल अकाउंट है जिसमें कंपनी की सेल्स दिख रही है 33,000 करोड़ की। अब आप मेरे को खुद सोच के बताओ कि कंपनी इज अ स्ट्रॉन्ग कंपनी और ए वीक कंपनी। भाई 2018 से देख लो तुम कंपनी को, 2018, 19, 20, 21 और 22, 5 साल का डेटा है, 5 इयर्स का डेटा है। ये 5 इयर्स का डेटा है। 16,500 करोड़ की सेल्स, 21,000 करोड़ की सेल्स, 2020 का 27,000 करोड़ की सेल्स, ये कोविड वाला साल है 25,000 करोड़ की सेल्स। कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया कोविड वाले सालों में, देख लो आप, कोविड वाले सालों में भी ऑलमोस्ट ग्रोथ नजर आई है, ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं आया। और इस साल 33,000 करोड़ की सेल्स, मतलब कितनी बढ़ गई, 8,000 करोड़ की सेल्स बढ़ गई भाई। 33,000 करोड़ की सेल्स है कंपनी की, जिसमें से कंपनी के ऊपर जो लगता है ना टैक्स वैक्स वो हटा देंगे, इतना कंपनी का सेल्स आ जाएगा। 30,000 करोड़ की सेल्स है और ये 140 करोड़ की अदर इनकम से कंपनी की, कोई भी अदर इनकम हो सकती है, कमीशन रिसीव, ब्रोकरेज रिसीव वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आप सोच के देखो इतनी ज्यादा इनकम है कंपनी की आपके सामने। ये है कंपनी का परचेज करा कंपनी ने कितना, 26,000 करोड़ का सामान। ये कंपनी के सारे खर्चे, सारे के सारे खर्चे हटाने के बाद आप सोच के देखो कंपनी का प्रॉफिट आ रहा है करंट ईयर का 2,181 करोड़ का प्रॉफिट, 2,181 करोड़ का प्रॉफिट है कंपनी का, ठीक है। 2,200 करोड़ अप्रॉक्स मान लो भाई, 2,200 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, 2,200 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही है कंपनी। टैक्स वैक्स काट के भी कंपनी के पास 1,616 करोड़ बचते हैं, टैक्स काट के। कंपनी की उधारी देखी थी कितनी थी, कंपनी की उधारी थी 350 करोड़, ठीक है, वो भी लॉन्ग टर्म उधारी नहीं, अदर उधारियां, ठीक है। एक साल में पे कर सकती है कंपनी। कंपनी के लास्ट इतने सालों के प्रॉफिट्स देखो तो सही एक बार, 784, 936, फिर 1,349, फिर बीच में एक साल कम हुआ कोविड की वजह से, फिर 16 अगेन इंक्रीजिंग दिखा रहे कंपनी, मतलब कंपनी यूं इंक्रीज हो रही है, यूं इंक्रीज हुई, फिर बीच में एक छोटा सा झटका लगा और फिर ये फिर से ये इंक्रीज हो रही है। कंपनी की पोजीशन अच्छी है कि नहीं है? तो ये किसको देख के जज किया आपने? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। इसीलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट जरूरी है, अदरवाइज हम टेलेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कोई रेलेवेंस नहीं है। अगर क्या कंपनी की सेल्स देखने के लिए कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी जाओगे, लाओ भैया आपकी जर्नल दिखाओ, अरे बावले हो जाओगे, जर्नल बनाती नहीं कंपनी, कंपनी कोई से तो जर्नल थोड़ी बनाने बैठ रही है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर होते हैं कंपनी के, कंपनी ने बना रखा है 10 करोड़ का एक सॉफ्टवेयर बनवा रखा है, सारे के सारे इतने सारे कंप्यूटर्स हैं कि सोचो यार, आप अगर आज की डेट में इंडिया में 250 डीमार्ट है, एक डीमार्ट पे 20 कंप्यूटर्स होते हैं, तो आप सोचो कंपनी के पास कितने हो गए, 10,000, 5,000 कंप्यूटर्स हो गए। 5,000 कंप्यूटर्स तो आपके सामने की बात है कंपनी के लग रहे हैं, 5,000 कंप्यूटर्स, 5,000 कंप्यूटर्स आपके सामने लग रहे हैं, मिनिमम बता रहा हूं मैं तो आपको, ये मिनिमम से मिनिमम 5,000 कंप्यूटर्स लगा रखे हैं, हर कंप्यूटर में एक ही सॉफ्टवेयर चल रहा है। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो एक ही सॉफ्टवेयर इतने कंप्यूटर्स में लग जाए, तो सोच के देखो ना आप खुद ही। टैली भी अगर खरीदता हूं ना, तो 50-40 हजार का टैली जो मैंने खरीदा है, 20-30 हजार का, जो 22 हजार का एक टैली आता है, 40 हजार का एक आता है, 40 हजार भी 5-4 कंप्यूटर में चल जाता है बस। 5-5 हजार सिस्टम में एक सेम सिस्टम चलाना, सोचो करोड़ों रुपए के सॉफ्टवेयर बनते हैं। इसी तरीके के सॉफ्टवेयर बैंक के डिजाइन होते हैं, ठीक है। आईटी कंपनीज क्यों इतने प्रॉफिट में रहती है? आईटी कंपनीज जो है ना, इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस वगैरह, इनके पास आगे के 10 साल के प्रोजेक्ट्स हैं। कंपनी आज बोलते ना नहीं चाहिए प्रोजेक्ट, आज से कोई काम नहीं, 10 साल कंपनी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, इतने सालों के प्रोजेक्ट्स है। और सिर्फ प्रोजेक्ट्स नहीं, प्रोजेक्ट्स होना और साथ में उनका मेंटेनेंस भी उनके हाथ में होता है, और किसी के हाथ में थोड़ी होता है। तो भाई इतने सोचो, इतने प्रोजेक्ट्स इनके हाथ में है। अब आप खुद सोच लो कि ये कितनी बड़ी कंपनी है। मैंने सिर्फ एक कंपनी का एग्जांपल दिया, 3 साल के रिटर्न्स देख लेना, इसके करीब 19% रिटर्न्स नहीं है। ईएलएसएस फंड के बारे में बता रहा है, ये इसके रिटर्न्स नहीं है। अब ये देखो कंपनी का ये तो स्टैंड अलोन थी
कंसोलिडेटेड में डिफरेंस है क्या इसके? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। चलिए, नाउ कमिंग बैक टू आर अगेन आर लाइक ओन टॉपिक, पुराने वाले टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। अब देखो, मैंने आपको कुछ कुछ नॉलेज देने की कोशिश करी है, मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, रिगार्डिंग योर ओल्ड थिंग्स। वापस से वही सारी की सारी चीज़ें। अब वापस हम लोग थोड़ा सा इसके ऊपर डीप स्टडी चालू करते हैं। ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है। इंडिविजुअल के अकाउंट्स कंपनी के अकाउंट से थोड़े से डिफरेंट होते हैं, बट देखो दोनों का अल्टीमेट पर्पस सेम होता है। इंडिविजुअल जो अकाउंट्स होते हैं उसमें ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं होते, कंपनी के अकाउंट्स में लाखों करोड़ों लोग इंटरेस्टेड होते हैं। इंडिविजुअल के अंदर जो इंटरेस्ट होता है वो बैंक का हो जाता है, अगर कोई ओनर होता है तो उसका हो जाता है, मैनेजमेंट का हो जाता है इंडिविजुअल बिजनेस के अंदर, या गवर्नमेंट का हो जाता है। बट जब एक बड़े बिजनेस की बात करी जाती है तो पब्लिक एट लार्ज भी उसमें इन्वॉल्व होती है, एम्प्लॉयज में उसमें इन्वॉल्व होते हैं, सारे तरीके के लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। इंडिविजुअल बिजनेस में इतने ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता, और इंडिविजुअल को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको दिखाने की जरूरत भी नहीं होती है। इंडिविजुअल को सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाने की जरूरत होती है, किसको? इंडिविजुअल को सिर्फ बैंक्स को, इनकम टैक्स को, इन्हीं को दिखाने की जरूरत होती है। अब जैसे इनकम टैक्स में मैं टैक्स जब भरता हूं तो मैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और पीएनएल भेजता हूं इनकम टैक्स को, ये देखो ये मेरी फाइनेंशियल मेरा ट्रेडिंग अकाउंट, ये मेरा बैलेंस शीट, ये मेरा पीएनएल है, ठीक है। और कंपनीज एक्ट में जब हम बैलेंस शीट फाइल करते हैं तो उसके अलग से रिपोर्टिंग होती है, दोनों की रिपोर्टिंग अलग अलग होती है। इंडिविजुअल बिजनेसेस की अलग रिपोर्टिंग जाती है, मेरी इंडिविजुअल की फाइल अलग जाती है, पर्सनल फाइल अलग जाती है, बिजनेस की फाइल अलग जाती है, और कंपनी की फाइल मेरी अलग जाती है, ठीक है। तो अब देखिए ट्रेडिंग के अंदर कैसे कैसे काम चलता है। ट्रेडिंग के अंदर जो सबसे पहला अकाउंट होता है ना, जो ट्रेडिंग के अंदर आता है, वो आता है टू ओपनिंग स्टॉक। क्या आता है? सबसे पहला आता है टू ओपनिंग स्टॉक। अब देखिए नाम है इसका ट्रेडिंग अकाउंट, नाम है इसका ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली किस चीज के लिए होता है? ट्रेडिंग अकाउंट होता है बिजनेस का। ये उन बिजनेसेस के अंदर बनता है जिनका बेसिकली गुड्स को खरीदने बेचने का, मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। अब हर बिजनेस का यही काम होता है, और क्या होता है, आप क्या करते हैं, हर बिजनेस ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, गुड्स खरीदे, गुड्स बेचे, और 31 मार्च को गुड्स बच जाएंगे, वो अगले साल के लिए क्या बन जाते हैं? ओपनिंग स्टॉक बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं अगले साल के लिए? ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक जो होता है ना, वो बोलता है कि भाई मैं ओपनिंग स्टॉक हूं नेक्स्ट ईयर के लिए, मतलब पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक हूं मैं। ये होता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ लास्ट ईयर, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ लास्ट ईयर। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है, लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक। तो पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो इस साल का क्या बन जाता है? ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक इस साल का क्या बन जाता है? ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। तो जब ट्रेडिंग अकाउंट की शुरुआत होती है तो शुरुआत होती है ओपनिंग स्टॉक से, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक की साल की शुरुआत में हमारे पास स्टॉक कितना है, प्लस साल में हमने और कितना परचेजेस करा, गुड्स खरीदे, तो टू परचेजेस आ जाता है। परचेजेस का मतलब होता है कि हमने करंट ईयर में और कितना स्टॉक खरीदा और कितना सामान खरीदा, हमने करंट ईयर में और कितना स्टॉक खरीदा और कितना सामान खरीदा। तो ये आ जाता है आपके किसके अंदर? ये आ जाता है आपके ओपनिंग स्टॉक के अंदर। किसमें आ जाता है? ओपनिंग स्टॉक के अंदर, परचेजेस के अंदर आ जाता है। तो ओपनिंग स्टॉक का मतलब होता है साल की शुरुआत में हमारे पास कितना स्टॉक रखा था। परचेज का मतलब है कि आपने साल के बीच में, पूरे साल भर में 1 तारीख से लेकर 31 मार्च के बीच में और कितने का स्टॉक आपने परचेज कर लिया है। इस परचेजेस में से माइनस कर देते हैं परचेज रिटर्न्स। अब आपने ये जो टॉपिक आप सुन रहे हो ना, ये जो नाम आप सुन रहे हो, ये कुछ नए नाम नहीं है आपके लिए, ये सिर्फ वही नाम है जिसके लिए आप जर्नल, लेजर, ये सब करके आए हो। ये वही है। ट्रायल बैलेंस बनाते टाइम पे जो अपने सारा का सारा डेटा इकट्ठा करके लिखा था अपन ने परचेज में, वो सारा का सारा परचेज इकट्ठा होकर डायरेक्ट यहां पे आ गया। परचेज रिटर्न्स माइनस हो जाएंगे, परचेजेस में से परचेज रिटर्न्स क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। तो इसको कहते हैं नेट परचेजेस, जो बाहर आ जाएगा, नेट परचेजेस बाहर आ जाएगा। आपने साल की शुरुआत में कुछ स्टॉक, आपके पास स्टॉक है साल की शुरुआत में, फिर आपने पूरे साल भर में कुछ सामान खरीदा, जो सामान आपको पसंद नहीं आया वो सामान आपने वापस कर दिया, उसको परचेज रिटर्न्स कहते हैं। जो खरीदा उसको परचेज कहते हैं, जो वापस कर दिया उसको परचेज रिटर्न्स कहते हैं। जो खरीदा उसको परचेज कहते हैं और जो वापस कर दिया उसे परचेज रिटर्न कहते हैं।
जो खरीदा उसे परचेज कहते हैं, वापस कर दिया उसे परचेज रिटर्न्स कहते हैं। ठीक है, तो परचेज आ गया, परचेज रिटर्न्स आ गया। अब यहां पे और भी कुछ चीजें आती है, बट उन चीजों को बताने से पहले मैं इधर के बारे में डिस्कशन करना चाहता हूं। इधर आता है बाय सेल्स। सबसे पहले आता है सेल्स। सेल्स का मतलब है आपने कितना सामान बेच दिया। सेल्स बोले तो कितना सामान बेच दिया, इसको सेल्स कहते हैं। इस सेल्स में से माइनस हो जाता है सेल्स रिटर्न्स। इसमें से माइनस हो जाता है सेल्स रिटर्न्स कि कितना सामान हमारे पास बेचा हुआ माल वापस आ गया, तो सेल्स रिटर्न्स माइनस कर देते हैं। तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस कर दिया जाता है। सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस कर दिया जाता है। तो हमारे पास है सेल्स, जो सामान हमने बेच दिया उसको सेल्स कहते हैं। ठीक है, जो सेल्स करा हुआ सामान है, जो सामान बेचा हुआ है वो हमारे पास वापस आ गया, तो उसको सेल्स रिटर्न्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? सेल्स रिटर्न्स कहते हैं। तो सेल्स कर दिया और सेल्स करा हुआ सामान जो वापस आ गया उसको सेल्स रिटर्न्स कहते हैं। हमारे पास ओपनिंग स्टॉक सामान हमने खरीद, पुराना सामान है, हमने सामान खरीदा, सामान बेचा और सामान बच गया, बाय क्लोजिंग स्टॉक। बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है जो सामान हमारे पास बच गया वो उसको क्या कहते हैं? उसको कहता है क्लोजिंग स्टॉक। क्या कहते हैं उसे? क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोजिंग स्टॉक? जो सामान बच गया उसको क्लोजिंग स्टॉक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो सामान बच गया उसे क्लोजिंग स्टॉक कहा जाता है। तो ये साल की शुरुआत, ये साल का एंड, 1 अप्रैल को हमारे पास, 1 अप्रैल को हमारे पास साल की शुरुआत में इतना स्टॉक था, ये पूरे साल भर में खरीदा, ये पूरे साल भर में बेचा और ये 31 मार्च को, ठीक है, हमारा क्या बन गया? हमारा बन गया ये क्लोजिंग स्टॉक। ये बचा हुआ स्टॉक है जो अगले साल के लिए ओपनिंग स्टॉक बनेगा। तो ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है पूरे साल की हिस्ट्री बताता है, कितने का खरीदा, कितने में खरीदा, कितने का बेचा, कितना वापस आ गया और कितना बच गया। तो ये जो है ओपनिंग स्टॉक बताता है, सामान खरीदा बताता है, बेचा बताता है, क्लोजिंग स्टॉक बताता है। बट आपका ट्रेडिंग अकाउंट यहीं पे खत्म नहीं होता। इस ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर इधर की तरफ आते हैं सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब क्वेश्चन आता है, सर ये डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है? आपने सामान खरीदा, अब सामान खरीदने के ऊपर कॉस्ट लगता है, तो सामान खरीदने के ऊपर जो भी कॉस्ट लग रहा है उसकी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जो कॉस्ट लग रहा है उसको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मतलब आपने रॉ मटेरियल खरीदा, तो एक बात बताइए सोच के, रॉ मटेरियल खरीदते बेच दोगे क्या? मैन्युफैक्चरिंग भी तो करते हैं गुड्स की, उसमें पावर लगता है, फ्यूल लगता है, लेबर लगता है, सारे के सारे खर्चे लगते हैं। वो सारे के सारे खर्चे लगाने के बाद में ही तो आपका फिनिश गुड बनेगा, उसी को तो बेचोगे। तो ओपनिंग स्टॉक आया, सामान खरीदा, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कराई, उस पर खर्चे लगाए। तो जो खर्चे लगाए वो कौन से खर्चे हैं? जो खर्चे लगाए वो है हमारे पास 2 वेजेस, जो मैंने मेरे लेबर को दिए काम करने के लिए। 2 कैरेज इनवर्ड, सामान लाने की भी तो कॉस्ट लगती है, कैरेज इनवर्ड को फ्रेट इनवर्ड भी कहते हैं। ठीक है, और सिर्फ कैरेज वर्ड लिखा हो तो इनवर्ड समझते हैं। कैरेज, सामान लाओगे कैसे, मंगवाओगे कैसे, सामान आने की भी तो कॉस्ट लगेगी ना। ऐसा थोड़ी होता है कि सामान डायरेक्टली पलक झपकते आ गया सामान। अरे भाई ऐसे नहीं होता, सामान लाने की कॉस्ट लगती है। ट्रक में भर के सामान आएगा, टेम्पो में भर के सामान आएगा, टेम्पो वाला खड़ा रहेगा बाहर, बोले सर 2000 रुपए दे दो, ठीक है, आपके सामान को लाने की उतारने की कॉस्ट, इसको कहते हैं कैरेज इनवर्ड। इसमें लगते हैं 2 पावर, फ्यूल। ठीक है, पावर हो गया, पावर मतलब हैवी इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल लगता है। ठीक है, 2 लाइटिंग, 2 फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री का जो रेंट हो गया। ठीक है, 2 अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, कोई भी अगर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस लग रहा है तो सारा का सारा ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट में आपके मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड, परचेज से रिलेटेड, सामान को खरीदने से रिलेटेड जो भी खर्चे होते हैं वो सारे के सारे खर्चे कहां चले जाते हैं? आपके ट्रेडिंग अकाउंट में। अब आप देखो, ये जो वेजेस हो गया, कैरेज, ये कैरेज इनवर्ड किसका हो गया? परचेज करने का खर्चा। और अगर आप देखो तो वेजेस, पावर, फ्यूल, लाइटिंग, फैक्ट्री रेंट, अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ये क्या हो गया? प्रोडक्शन करने का खर्चा। आज जब आप गुड्स बनाओगे तो ऐसे तो गुड्स बन नहीं जाएंगे ना भाई, गुड्स को बनाने के लिए फैक्ट्री चाहिए। अब फैक्ट्री अलग है, मेरा ऑफिस अलग है, तो मेरा ऑफिस अलग है, फैक्ट्री अलग है, तो फैक्ट्री का खर्चा तो फैक्ट्री में रहेगा ना।
फैक्ट्री के अंदर मेरी हैवी इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, फैक्ट्री के अंदर मेरी लाइट्स लगती है, कोई भी सामान मैं बनाऊंगा तो फैक्ट्री में तो बनेगा ना, फैक्ट्री में सामान बनेगा तो फैक्ट्री में खर्चा नहीं लगेगा क्या भाई? मेरी फर्नीचर की फैक्ट्री है तो फर्नीचर हमने खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदा, ठीक है, जितना भी वुड खरीदा हमने, इसके अलावा वुड के अलावा हमने अपने प्लाईवुड्स वगैरह परचेज किए और भी परचेजेस करे, लेबर हमारा काम करता रहता है, सामान आने का खर्चा लगता है, ठीक है, पावर फ्यूल लगेगा नहीं हमारा। एक बात बताओ, ठीक है, आपको जो आप जो भी काम करते हो फैक्ट्री वगैरह के अंदर, उसमें पेंट वेंट लगेगा आपका, ठीक है, जो भी आप चिपकाते हो, जो भी आप जैसे फर्नीचर आपका, तो इमेजिन करो ना फर्नीचर पे फेविकॉल लगा के चिपकाते हो, उसमें कीले वगैरह ठोकते हैं, वो इसके अंदर नहीं जाएगा, वो भी आपके फर्नीचर की कॉस्ट में ऐड होगा, ठीक है, सारा का सारा लाइटिंग वाइटिंग, फैक्ट्री का रेंट, अदर मैन्युफैक्चरिंग, जो भी खर्चे हैं वो सारे के सारे आपके ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाए जाते हैं। और जब आप ये सारे खर्चे, अब आपको क्या करना है, आपको ओपनिंग स्टॉक और ये सारे खर्चों को जोड़ना है, इधर से सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक को जोड़ना है, जो भी टोटल आता है उसमें से इन सारे खर्चों को हम माइनस कर देंगे, इन सारे खर्चों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट। तो हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा उसको कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, इसको कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट मतलब सेल्स में से, ठीक है, आपने सारे के सारे जो भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंस है, गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग का जो कॉस्ट है, गुड्स को बनाने का जो खर्चा है, वो आपने माइनस कर दिया और इसे कहा जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, क्यों? ताकि आप क्या कैलकुलेट कर सको, ग्रॉस प्रॉफिट। इस ग्रॉस प्रॉफिट में से आप बाकी के बिजनेस के खर्चे हटाओगे और फिर आपके पास आता है नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट की शुरुआत तो कल करेंगे, आज का क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं अपन। थैंक यू सो मच गाइस।